आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दरभंगा में हुए पार्सल ब्लास्ट की जांच करनी शुरू कर दी। एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची। जांच शुरू करने से पहले टीम दरभंगा में आईजी ऑफिस गई, जहां पूरे मामले की बारीकी से समझने की कोशिश की गई। उसके बाद टीम दरभंगा स्टेशन पर पहुंची, जहां वो सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गई। प्लेटफॉर्म का बारीकी से मुआयना किया। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिस जगह धमाका हुआ था वहां भी टीम ने बारीकी से मुआयना किया और इसके बाद एनआईए की ये टीम जीआरपी थाने गई, जहां उस मामले में दर्ज एफआईआर को देखा और समझने की कोशिश की। एनआईए की टीम जो है वो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच करने के लिए यहाँ पहुंची है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनआईए की टीम जो है यही वो ग्राउंड जीरो है जहाँ पे ये पार्सल ब्लास्ट हुआ। पार्सल जो है वो 15 जून को जो है वो सिकंदराबाद से बुक हुआ था और ट्रेन जो है वो 15 जून को खुली थी और वहाँ से वो चल के 17 जून को यहाँ पे पहुँची। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेलवे के जो अधिकारी हैं वो पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तारित तौर पे जो है वो एनआईए के अधिकारी को बता रहे हैं कि देखिए ये कैसे जो है ये धमाका हुआ। पार्सल जो है वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे रुकी थी। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे रुकने के बाद जो है उस पार्सल को यहाँ पे जो पार्सल के कर्मी हैं वो लेकर के आए और यही वो स्पेस है, यही वो जगह है जहाँ पे पार्सल को रखा गया है। जैसे ही पार्सल रखा गया तो उसी दौरान जो है ये धमाका हुआ। धमाका इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी कि जो आसपास के लोग थे वो सन्न रह गए और यहाँ पे जो अधिकारी थे, रेलवे के जो कर्मी थे, जो पुलिस अधिकारी थे, सुरक्षा कर्मी थे, वो लोग जो हैं इस जगह पे भागे दौड़े आए और उसके बाद देखा कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। कपड़े की गांठ में ये जो है वो ब्लास्ट हुआ था और उसकी की पड़ताल करने के लिए यहाँ पे एनआईए के जो अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आकर के जो है पूरे तौर पे अनुसंधान कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 2 की तरफ अब ये बढ़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 2 जहाँ पे ट्रेन जो है वो रुकी थी और वहाँ से इस कपड़े की गांठ जिसमें जो है वो पार्सल रखा हुआ था वो लेकर के यहाँ पहुँचा था। तो वो पूरे तौर पे दूरी जो है वो भी नापी जा रही है और उसके साथ ही जो है ये तमाम जो कड़ी जो है वो से ये अधिकारी देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म संख्या 2 जो है वहाँ पे ये ट्रेन रुकी थी, पार्सल की रैक कहाँ थी, कितनी दूरी है, तो तमाम चीज़ों के बारे में ये एनआईए के अधिकारी जो है वो जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो बिहार को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश रची गई थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 8 दिनों के अंदर जीआरपी की जांच से लेकर बिहार एटीएस, तेलंगाना एटीएस और यूपी एटीएस की जांच के बाद अब एनआईए ने पूरे मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गुरुवार शाम को एनआईए की लखनऊ यूनिट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और इसके बाद ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची। वहीं ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल बम ब्लास्ट का ये सीसीटीवी फुटेज है। देखिए स्टेशन पर लगी घड़ी में वक्त दोपहर 3:25 का दिख रहा है। आम दिनों की तरह लोगों की चहल पहल है। तभी देखिए टोपी पहना ये शख्स अचानक ब्लास्ट होने के बाद चौंक जाता है। वो नीचे झुककर देखता है और फिर वहां से भागता है। वहीं कुछ दूर पर सामने से गोद में बच्चा लिए एक महिला और साथ में आ रहे 2 बच्चे भी घबराकर दूर भागते हैं। बच्ची ब्लास्ट की आवाज से कान बंद कर दूर भागती है। फिर कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी आता है और लोगों को वहां से हटने के लिए कहता है। फिर वहां लोगों का मजमा जुटने लगता है। बिहार को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश रची गई थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 8 दिनों के अंदर जीआरपी की जांच से लेकर बिहार एटीएस, तेलंगाना एटीएस और यूपी एटीएस की जांच के बाद अब एनआईए ने पूरे मामले की जांच अपने हाथों में ले लिया है।
गुरुवार शाम को एनआईए की लखनऊ यूनिट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची। एनआईए की टीम आईजी ऑफिस पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मिली। टीम ने दरभंगा स्टेशन जाकर भी पार्सल बम ब्लास्ट की जांच की। इस बीच खुलासा हुआ है कि दरभंगा ब्लास्ट की साजिश सिर्फ 296 रुपए में रची गई थी। न्यूज 18 के हाथ जो बुकिंग रसीद लगी है, उस पर भेजने वाले का नाम भी सुफियान है और रिसीव करने वाले का नाम भी सुफियान। 296 रुपए का पार्सल सिकंदराबाद से दरभंगा भेजा गया था, जिसमें धमाका हुआ। बड़ी बात यह भी है कि इसे रात 9:49 पर बुक किया गया था। उस वक्त तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा था और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद की अवधि थी। वहीं दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एसटीएफ और तेलंगाना एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। शामली के कैराना से हाजी कासिम और सलीम उर्फ कफील को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दरभंगा स्टेशन पर जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था, उस पार्सल के पैकेट पर सलीम उर्फ कफील का मोबाइल नंबर दर्ज था। वहीं तेलंगाना एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई का हैंडलर बताया जा रहा है और वो आईएसआई के लिए बच्चों को रिक्रूट करता है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कफील के पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। ना तो मेरा ही कोई रिकॉर्ड गलत है और ना मेरे किसी बच्चे का कफील का रिकॉर्ड गलत है। जैसा कि मैंने आज पेपर में देखा है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी जगह फंसा दिया अभी लास्ट में, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तक पार्सल बम ब्लास्ट मामले में कई राज हैं, जिसका सच एनआईए की जांच में सामने आएगा। दरभंगा से अमित कुमार और विपिन दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और टाइमलाइन के जरिए बताते हैं कि दरभंगा धमाके में अब तक क्या क्या हुआ है। तो 15 जून से शुरुआत करते हैं, जब सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से यह पार्सल भेजा गया। 17 जून की तारीख, जब पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखने से ही धमाका हो गया, अफरा तफरी मच गई। 18 जून को एफएसएल की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया उस जगह से जहां धमाका हुआ था, और 18 जून की ही तारीख थी जब बिहार एटीएस की टीम ने जांच की शुरुआत कर दी। 19 जून को मोहम्मद सूफियान अरशद का नाम पहली बार सामने आया और पैन कार्ड भी मिला। 20 जून को दरभंगा जीआरपी की टीम ने सिकंदराबाद में जांच की। 22 जून को सिकंदराबाद में सीसीटीवी में 6 संदिग्ध दिखे। 23 जून की तारीख थी जब जांच में दरभंगा में सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिखा। 24 जून को एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली। बिहार में इन दिनों जाली नोटों की फैक्ट्री का धंधा फल फूल रहा है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार जाली नोट छापने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सिवान में चल रही जाली नोटों की फैक्ट्री से 6 लाख से अधिक के जाली नोट मशीनों के साथ गिरोह के सरगना समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस कार्रवाई में यूपी एटीएस की टीम शामिल थी। सावधान, कहीं आपके हाथ में जाली नोट तो नहीं। बिहार में चल रहा जाली नोटों का धंधा, एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा खुलासा। पहले बक्सर, अब सिवान में शिकंजा। जी हां, हो सकता है कि आपके हाथ में आए पैसे में कोई भी नोट जाली निकल जाए और आपकी मेहनत की कमाई को जालसाज चूना लगा जाए, क्योंकि बिहार इन दिनों जाली नोटों के गोरख धंधे का बड़ा ठिकाना बनता जा रहा है। एक के बाद एक नए गोरख धंधे का खुलासा हो रहा है। 16 जून को बक्सर में जाली नोट छापने वाले गिरोह पर कार्रवाई के बाद अब सिवान के गोरिया कोठी में जाली नोटों के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस के साथ मिलकर की गई इस कार्रवाई में 6,18,000 के जाली नोट, भारी मात्रा में अधूरे छपे नोट, नोट छापने की मशीन, प्रिंटर
और पेपर जब्त किया गया है। गिरोह का मुख्य सरगना बंटी समेत 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कैश जो था वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में था, जिसमें कि 100 रुपए के भी नोट थे, 200 के भी थे, 500 के भी थे और 2000 के भी थे। कुल वैल्यू लगभग 6,18,000 के पास। पुलिस की पूछताछ में अब तक जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक ये गिरोह 1.5 साल से गुरियाकोठी में अपना धंधा चला रहा था और यूपी की सीमा से नजदीक होने की वजह से पड़ोसी राज्य में भी जाली नोट भेज रहा था, जिसका इनपुट यूपी से मिलने पर इस कार्रवाई में यूपी एटीएस को भी शामिल किया गया था। पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। इसके कुछ और भी लोग हैं जो इस जाली नोट को लोगों तक पहुंचाने में या ट्रांसपोर्ट करने में भूमिका निभाते, इसके बारे में हम लोग अभी अनुसंधान कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये एक काफी सुनियोजित ढंग से चल रहा था। अभी एक हफ्ते पहले ही 16 जून को बक्सर में बड़ी कार्रवाई में 200, 100, 500 रुपए के जाली नोटों के साथ पुलिस ने 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया था, जो एक तरह से जाली नोटों की फैक्ट्री ही लगा रखे थे। अब 23 जून को सिवान पुलिस की कार्रवाई से हुए खुलासे ने पुलिस महकमे की चिंता बढ़ा दी है कि ऐसे गोरख धंधे कहीं और तो नहीं चल रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। और चलिए बड़ी खबर आ रही है खगड़िया से, जहां खगड़िया एसपी पर विधायक का गंभीर आरोप सामने आया है। जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने आरोप लगाया एसपी पर। और विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सीएम को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। अपराधियों से मिले हुए हैं एसपी अमितेश कुमार, यह कहना है विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है। और उन्होंने कहा है कि एसपी अमितेश कुमार जो कि अपराधियों से मिले हुए हैं। विधायक ने एसपी से अपनी जान को खतरा बताया है। विधायक ने एसपी अमितेश कुमार को हटाने की मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, खगड़िया विधायक जिन्होंने आरोप लगाया एसपी पर, और उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है एसपी से, और विधायक ने एसपी अमितेश कुमार को हटाने की मांग की। इस बाबत उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। खगड़िया एसपी पर विधायक का गंभीर आरोप। और परबता से विधायक हैं जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं एसपी पर, और उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखकर इस बात को बताने की कोशिश की। उसमें जो बातें लिखी हैं, यह लिखा है कि अपराधियों से मिले हुए हैं एसपी। तो इस विधायक के आरोपों में कितनी सच्चाई है, हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर यह बात सामने आ रही है कि एसपी पर गंभीर आरोप विधायक के लग रहे हैं। और विधायक ने यह भी कहा है कि एसपी से मेरी जान को खतरा है। परबता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का यह गंभीर आरोप खगड़िया एसपी पर। साफ तौर पर उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री को बताया है कि अपराधियों से एसपी अमितेश कुमार मिले हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक ने एसपी अमितेश कुमार को हटाने की मांग की है और यह कहा है कि जान को खतरा, उनकी जान को खतरा है एसपी से। और अमितेश कुमार जो कि एसपी हैं, खगड़िया एसपी हैं, उन्होंने उनकी साठगांठ अपराधियों से है। जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसे हम कोट कर बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा। विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सीएम को चिट्ठी लिखी है और यह बात स्पष्ट की है कि अपराधियों से एसपी अमितेश कुमार मिले हुए हैं। हालांकि अमितेश कुमार से इस बाबत कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है, उनसे संपर्क नहीं बन पाया है, ताकि हम ये बात का पता लगा पाए कि विधायक जो कह रहे हैं उसकी बिना क्या है, उसका आधार क्या है और किस आधार पर एसपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। और खासकर अगर विधायक जेडीयू के विधायक हैं, एसपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे उनका तर्क क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। हालांकि सीएम को उन्होंने पत्र लिखा है, इस बाबत यह खबर बड़ी हो जाती है कि आखिर विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने मुख्यमंत्री को यह पत्र क्यों लिखा, यह बात लिखते हुए कि अपराधियों से अमितेश कुमार जो कि एसपी हैं वो मिले हुए हैं। मॉनसून की पहली बारिश से उफान पर आई नदियां कहर बरपाकर शांत हो चुकी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से कई नए इलाकों में मुसीबत बढ़ गई है, तो कई जगहों पर अब भी लहरों के कहर का निशान बाकी है।
बिहार के कई इलाकों में लहरों ने कहर बरपाया तो कई जगहों पर बारिश ने बेदम कर दिया। नदियों का जलस्तर घटने के बाद कई जगहों पर लोगों ने राहत ली तो कई इलाकों में अब भी हालात बेकाबू हैं। नाम को सच साबित करता पटना के बाढ़ अनुमंडल की यह तस्वीर घुसवरी प्रखंड की है, जहां लगातार हुई बारिश से बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। पूरे इलाके में पानी भर जाने से 3 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है और लोग अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहां पर लोगों को नाव जो है व्यवस्था कराएं। अंचल अधिकारी महोदय जी बोले हैं कि हमने लगातार वरीय पदाधिकारी से अपने बात को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको ऐसा कोई आदेश नहीं आया। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ की पहली मार झेलने वाले बगहा में कई नदियों के शांत होने के बाद पहाड़ी नदी झपसा उफान पर आ गई है। गुरुवार की रात अचानक झपसा नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों तक में पानी घुसने से परेशानी बढ़ गई है। भपसा के इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये महदेवा का इलाका है, हरनाटांड़ के आसपास के इलाका का। पूरी भपसा नदी उफनाई है और कई दर्जनों गांव में पानी घुस गया है और एकाएक रात में पानी घुसना शुरू हुआ और लोग परेशान हो गए, तबाह हो गए। सब लोग घर में जब सोए थे उस समय भपसा उफना रही थी। अब बांध छूट गया है, कल तो 12 बजे रात तक बन है। एकाएक पानी आ गया है। कितना परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा। बगहा में उफनाती झपसा नदी ने नए इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं पहाड़ी नदी झिंकरी के कटाव से देवरिया तरौनवा सड़क ध्वस्त हो गई है और नदी पर बने पुल पर भी दबाव बना रहा है। अप्रोच पथ ध्वस्त होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके बाद विभागीय अधिकारी हालात को संभालने में जुट गए हैं। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि शांत पड़ी झिंकरी नदी अचानक उफनाती है और अचानक एक रात में ही पूरे सड़क को विध्वंस कर देती है और सामने पुल पर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंचे जरूर हैं। गोपालगंज में गंडक से हुई तबाही के निशान भी साफ दिख रहे हैं। कई इलाकों में पानी जरूर घटा है, लेकिन निचले इलाके अब भी पूरी तरह से जलमग्न हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन बर्बादी के इसी पानी में कुछ बच्चे खतरे से अनजान हादसे को दावत देते हुए नाव चला रहे हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं ये सदर प्रखंड का रामनगर का वो इलाका है जहाँ पर कि कई फीट गहरा पानी है और देखें आपको जो गन्ने की फसलें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर जो बांस के पेड़ हैं और जो पोल है बिजली का वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वो बच्चे जो है निडर होकर इसी पानी में नाव की सवारी कर रहे हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इधर 2 दिनों की राहत के बाद छपरा में एक बार फिर हुई झमाझम बारिश से पूरा शहर झील में तब्दील हो गया है, जिससे शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैशाली के राघोपुर में गंगा से कटाव का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वेष की भावना से कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से विकास का काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि जब वो डिप्टी सीएम थे तब उन्होंने 900 करोड़ खर्च कर विकास का काम किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब तक 6 लेन पुल नहीं बन सका, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कटाव की समस्या है। लंका के साइड जो है वो कटाव है, फिर अब जोरावलपुर के साइड कटाव है। और जब हम लोग डिप्टी सीएम थे तो हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, 900 करोड़ रुपए का, चाहे रुस्तमपुर हो, हर जगह पंचायत वगैरह। लेकिन अब नहीं होता है क्योंकि सरकार बदल गई है। लोग जो है नीतीश कुमार जी के द्वेष की भावना रहती है। तो तेजस्वी यादव जब राघोपुर दियारा में कटाव का मुआयना करने पहुंचे तब उन्हें काला झंडा दिखाया गया। मेदनी चौक के पास कुछ लोगों ने तेजस्वी को काला झंडा दिखाया, साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि कोरोना महामारी के दौरान तेजस्वी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं ली, जिससे लोगों में नाराजगी है। कभी भी राघोपुर को देखने नहीं आते हैं। राघोपुर में कोरोना की इतनी बड़ी महामारी झेल रही थी, उस समय ये नहीं आए। अब 2 महीने के बाद सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए आए हैं और कुछ काम नहीं है इनका। एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर राघोपुर में उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर सहमति दे दी है। वे इसी महीने की 30 तारीख को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब सितंबर के आखिरी तक वे सेवा में बने रहेंगे। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो 3 महीने का मिला है एक्सटेंशन त्रिपुरारी शरण
हालांकि 30 जून को ही ये रिटायर होने वाले थे और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अनुशंसा पर सहमति दी है। केंद्र सरकार ने अनुशंसा की थी और बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर सहमति दे दी है और वे इसी महीने की 30 तारीख को रिटायर होने वाले थे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।